बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। आज का हमारा ये जो वीलॉग है, इसमें मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा। 6 कम से कम ऐसे मौके हैं जब पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ठीक ठाक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। या आप कहें कि 6 डिप्लोमेटिक फेलियर्स जो हैं भारत के, उनको हम डिस्कस करेंगे पहलगाम वाक़े से लेके आज तक। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पहलगाम वाक़या था, जो भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसमें उसकी कोशिश थी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मरतबा फिर माजी की तरह जो है वो आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो उनका फॉरेन ऑफिस जो है वो एक्टिव हो। हुआ ये जनाब, जब पहलगाम वाक़या हुआ, भारत में मोदी सरकार ने अपनी आर्मी के साथ मिलके अपने ही लोगों को मरवाया, कत्ल करवाया और उसका इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पर। अच्छा, सबूत कोई नहीं थे। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे कहा कि आप ऐसा करें कि कोई न्यूट्रल मुल्क या यूनाइटेड नेशंस कोई जो है वो कमीशन बना दे, वो आके इसकी न्यूट्रल इंक्वायरी कर ले, वो पाकिस्तान को भी में भी इंक्वायरी करे, वो भारत में भी जाए, वो कश्मीर में भी जाके पहलगाम में भी इंक्वायरी करे। तो न्यूट्रल कमीशन हो या न्यूट्रल कोई मुल्क हो, पाकिस्तान को मंजूर है, कोई मसला नहीं है, वो आए और इसके ऊपर इंक्वायरी करें। लेकिन भारत इससे फरार इख्तियार करता रहा है। फरार भारत ने मुसलसल इख्तियार की। मकसद क्या था, रीज़न क्या थी, सबको मालूम है कि अगर कोई तीसरा मुल्क आता, कोई न्यूट्रल मुल्क इसमें इंक्वायरी करता, तो भारत का पर्दाफाश हो जाता और दुनिया को पता लग जाता कि भारत किस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। किस तरह पुलवामा में भी इसी मोदी ने अपने लोगों को मरवाया था, अपनी फोर्सेस के लोगों को मरवाया था, और इस दफ़ा भी पहलगाम के अंदर उसने सिविलियंस को मरवाया है, सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए। अच्छा, बाद में हमने देखा भी कि मोदी जो है वो जब वापस आया अपने बैरून मुल्क दौरे से, तो उसने पीएमओ से एड्रेस करना मुनासिब नहीं समझा। वो गया सीधा बिहार में। बिहार में जाके उसने पहलगाम का मंजन बेचा, क्योंकि मकसद ही ये था कि पहलगाम में लोगों का कत्ल करवाओ, पाकिस्तान के खिलाफ बात करो और उसके बाद अपनी सियासत को चमकाओ। गोदी मीडिया ने अभी वहां पे इंडियन फौज मार रही थी, अपने लोगों को, अपने शहरियों को भारतीय फौज मार रही थी। गोदी मीडिया ने चीखना शुरू कर दिया, ये पाकिस्तान ने मार दिया जी, पाकिस्तान ने भारत में दहशतगर्दी करवा दी है। पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में चला गया और कश्मीर के अंदर, ये पहलगाम के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो दहशतगर्द भेज के हमारे सिविलियंस को कत्ल करवाया। और उसके बाद फिर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया। हमने देखा गोदी मीडिया पर कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो कार्रवाई में क्या कुछ हुआ वो मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ। 3 राफेल्स, एक मिग 29, एक SU-30, एक मिराज 2000, उसके अलावा 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भारत की, इंक्लूडिंग ब्राह्मोस साइट्स, इंक्लूडिंग 2 S-400 की बैटरीज, और इंक्लूडिंग ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, और फिर कुछ एयरबेसेस पाकिस्तान ने भारत की तबाह की। अच्छा, इसके अलावा जो साइबर अटैक के अंदर भारत का नुकसान हुआ वो बहुत ज्यादा था, और मुझे पता चला कि अभी तक वो साइबर अटैक से भारत मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं कर सका। अच्छा, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो भारत को मुसलसल नाकामी हुई, एक तो ये जो पहलगाम वाकया हुआ, फौरी तौर पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दी, और उस बकवास को किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने कान नहीं धरे भारत की उस बकवास पर। और मां सिवाय इजराइल के कोई मुल्क ऐसा नहीं था जिसने भारत की फरमाइश के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ बात की हो। भारत के अंदर जो टेररिज्म का एक्ट हुआ, उसको पाकिस्तान ने भी कंडेम किया, उसको दुनिया के कई ममालिक ने कंडेम किया कि नहीं यार, ये गलत हुआ है। पहलगाम में जो सिविलियंस को टारगेट बनाया गया है, ये गलत हुआ है, इसलिए पाकिस्तान ने भी कहा। लेकिन जो भारत मंजन बेचना चाहता था, जो उसका मकसद था उसमें, उस वाकये के अंदर, उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में अपने लोगों को मरवाने के बाद, वो ये था कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को गंदा किया जाए। सिवाय इजराइल के कोई मुल्क भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये पहला बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर था। वो काला चश्मा लगा के, वो ढुस ढुस के साउंड इफेक्ट वाले, वो जो बीजेपी और गोदी मीडिया निकालता है ना, जयशंकर के वीडियोस, उस जयशंकर का, मोदी का, अजित डोवाल का, राजनाथ सिंह का, अमित शाह का, और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस का, और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिस का, ये पहला डिप्लोमेटिक फेलियर था। अच्छा, दूसरा डिप्लोमेटिक फेलियर कौन सा था? जब जयशंकर ने एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री में नई दिल्ली के अंदर भारत के अंदर मौजूद चंद ममालिक के सफरा को बुलाया, उनके एम्बेसडर्स को बुलाया, और उनको वहां पर ब्रीफिंग दी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम का वाकया करवाया। अच्छा, वहां से बाहर आने के बाद किसी एक मुल्क के एम्बेसडर ने नहीं कहा कि जी ये वाकई पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि जो सबूत थे वो इस तरह के है ही नहीं थे कि उनको कनेक्ट किया जा सके किसी भी तरह
पाकिस्तान, मतलब फजूल और मतलब बेवकूफ़ों वाली बातें जो वो इंडियंस को बेचते हैं, वही उन्होंने उन एम्बेसडर्स को बेचने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने कहा कि यार बकवास मत करो, ये मतलब फजूल बातें, इनके बाद तो नहीं हम कह सकते कि पाकिस्तान जो है वो इस वाक़े के पीछे। बहरहाल उसके बाद कुछ जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने इंटरनेशनल कुछ मीडिया आउटलेट्स को जो है वो बताया कि कोई एक ऐसा एविडेंस नहीं जयशंकर ने दिया, भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने दिया, जिसके बाद जो भारत पाकिस्तान के साथ डॉट कनेक्ट करता है डॉट्स, वो साबित सही हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भारत झूठ बोल रहा है। ये दूसरा बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर था। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान आईएमएफ से लोन ले रहा था और उस हवाले से आईएमएफ का बोर्ड बैठना था। भारत ने भरपूर जोर लगाया, मुकम्मल जोर लगाया, उसने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान का ये लोन जो है ये पाकिस्तान को ना मिले। और वहाँ पर भी पाकिस्तान कामयाब हुआ और पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ वो जो प्रोग्राम था उसमें अगला ट्रेंच मिलना था, वहाँ पर पाकिस्तान को कामयाबी हुई है। भारत को तीसरा फ्रंट था जिसमें नाकामी का सामना करना पड़ा, शदीद हजीमत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले गोदी मीडिया ने कोई चीखें मारी थी। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, आईएमएफ नहीं देगा पाकिस्तान को लोन, क्योंकि भारत ने जो अपना मुकदमा रख दी आईएमएफ के सामने कि जी ये तो मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ काम नहीं करता, ये दहशतगर्दों को फंड करता है, तो ये पैसे अब आईएमएफ नहीं देगा किसी सूरत पाकिस्तान को। आईएमएफ ने कहा यार खुदा का खौफ करो, वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा मुतासर वो दहशतगर्दी से हुए हैं, आप लोगों ने जो मुल्क उनके मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई है उससे वो मुतासर हो रहे हैं। तो लोन जो है वो आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान के मामला थे उनके अंदर भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। अगला फ्रंट था जी फैटफ का। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया जाए या ब्लैक लिस्ट किया। उसमें भी भारत ने पूरा जोर लगाया, लेकिन फैटफ में भी भारत को बुरी नाकामी का सामना करना पड़ा था। गो के इससे पहले एक मरतबा भारत पाकिस्तान के खिलाफ फैटफ में कामयाब हो चुका है। अच्छा, पाकिस्तान की हवाले से मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को भी चाहिए था कि गुज़िश्ता चंद साल में भारत जिस तरीके से ग्लोबली एक्सपोज हो रहा है, पाकिस्तान को भी जो है वो भारत के खिलाफ केस प्लीड करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अभी हम सिर्फ भारत के जो डिप्लोमेटिक फेलियर्स हैं हम उनका जिक्र कर रहे हैं। तो ये चौथा फ्रंट था जनाब फैटफ का, जहां पे पहलगाम वाक़े के बाद भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, फिर उसके बाद अमेरिका के साथ जो मामला थे, भारत की कोशिश थी एक तो कि चूंकि इस खत्ते में भारत अमेरिका का एक मजबूत एलाय है, और जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला शुरू किया, पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट किया, तो इनिशियली जो रिस्पांस हमें अमेरिका की तरफ से मिला वो यही था कि ठीक है भारत खुद ही टैकल कर लेगा और पाकिस्तान को मार पड़ जाएगी, और उसके बाद जब एक बार मार पड़ जाएगी, तसल्ली हो जाएगी भारत की, फिर हम देखेंगे। लेकिन तसल्ली तो की पाकिस्तान ने, ऐसी ठुकाई की जो मैंने आगाज में बताया, 3 राफेल गिराए, एक मिग 29 गिराया, एक SU-30 गिराया, एक मिराज 2000 गिराया, 6 फाइटर जेट्स एक छोटे से कॉम्बैट के अंदर पाकिस्तान ने गिरा दी है। और भारत की भरपूर कोशिश के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला से डर के कह रहा हूँ, हमारे जवान, हमारे शाहीन वो छाए रहे अल्हम्दुलिल्लाह फिजाओं में, और उन्होंने बेहतरीन तरीके से वापस खैरियत से लैंडिंग की। उसके बाद ग्राउंड पे फोर्सेस ने जो किया, आप देखिए ना सैटेलाइट्स पे सब कुछ नजर आ रहा है कि नुकसान किस तरीके से हो रहा है। जो एयर बैटल थी, जो ग्राउंड पे पाकिस्तान ने चोट पहुंचाई भारत को, जो सफेद झंडे लहराकर भारतीय फौजी भीख मांगते रहे अपनी जिंदगी की, वो सब कुछ दुनिया को नजर आ रहा था। ऐसा नहीं था कि गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा था तो दुनिया देख नहीं पा रही थी, दुनिया को नजर आ रहा था कि पाकिस्तान ने 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हिट की हैं भारत की। दुनिया को नजर आ रहा था कि 2 S-400 की बैटरीज पाकिस्तान ने तबाह की हैं भारत की। दुनिया को नजर आ रहा था कि पाकिस्तान ने ब्राह्मोस साइट्स तबाह की हैं, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया, उनकी एयर बेसिस को तबाह कर रहा है। ये सब कुछ दुनिया को नजर आ रहा था। उसके बाद भारत ने भीख मांगी, तरला किया, पांव पकड़े अमेरिकी हुकूमत के, फिर अमेरिका ने पाकिस्तान से रब्ता किया और उसके बाद सीज फायर हुआ, जिसके ऊपर फिर भारत में इतना प्रेशर अब डेवलप हो गया है कि वो बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका ने सीज फायर नहीं किया, उधर डोनाल्ड ट्रंप उनको चढ़ाई जा रहा है, वो बार बार कहते हैं कि मैंने दोनों मुल्कों में सीज फायर करवाया है। और अब मैं कश्मीर के मामले पर, जिसको भारत डिस्कस ही नहीं करना चाह रहा था पाकिस्तान के साथ, उसको भी उसने इंटरनेशनलाइज कर दिया, उसको भी अब वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी सालिसी होगी। अब देखते हैं कि भारत उस हवाले से क्या कहता है। बहरहाल ये एक और फेलियर था। और फिर ऊपर सोने पे सुहागा क्या हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड चीज थी
کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بلایا لنچ پر، ان کا شکریہ ادا کیا کہ جناب آپ جنگ جیت رہے تھے، آپ جنگ جیت چکے تھے، آپ بھارت کو مزید مار سکتے تھے، لیکن میری درخواست پر آپ نے بھارت کو مزید مارنا چھوڑا، آپ نے ان کا زیادہ نقصان نہیں کیا، تو اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر 1 گھنٹے کی جو ملاقات تھی، 1 گھنٹے کا جو لنچ تھا، وہ 2 گھنٹے تک جاری رہا، اور اس کے اوپر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے وہ باتیں کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، جس طرح ان کی تعریف کر رہے ہیں، اس پر بھی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں گودی میڈیا سے۔ پی ایم او میں تو سنا ہے کہ باقاعدہ سوگ منایا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ برنول کی شیشیاں بھی لے کر گئے ہیں، اب وہاں پہ پتہ نہیں وہ کس کے لیے لے کے گئے ہیں۔ یہ عالم ہے اس وقت بھارت کے اندر۔ یہ 5واں ڈپلومیٹک فیلئر تھا۔ اچھا آگے چلیں، ریسنٹلی چین میں SCO سمٹ ہوا، اس سمٹ کے اندر بھارت کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے بڑا گرج کے تقریر کی پاکستان کے خلاف، ایک منجن بیچنے کی کوشش کی، کیونکہ مسلسل اس سارے ٹائم کے اندر بی جے پی کی سیاست کو بڑا نقصان پہنچا ان سارے واقعات کی وجہ سے بھارت کے اندر۔ تو راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اب میں وہ کسر پوری کروں گا، لیکن وہ کسر کہاں پوری ہونی تھی، وہ مزید چپیڑ پڑ گئی ان کو۔ وہ کس طرح؟ جس وقت میٹنگ پوری ہوگی، تقریریں پوری ہوگی، راجناتھ سنگھ نے تقریر کی، اس کے بعد پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی، کیونکہ الفابیٹیکل آرڈرز میں وہاں پہ بلایا جاتا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے نہ صرف راجناتھ سنگھ کی تقریر کو ریبٹ کیا، انہوں نے جو اپنے آرگیومنٹس دیے وہ اتنے سٹرونگ تھے کہ اس اعلامیے کے اندر پاکستان کا موقف شامل تھا۔ اس میں کلبھوشن یادو جو بھارتی نیوی کا سرونگ کمانڈر تھا، جس وقت اس کو پاکستان نے گرفتار کیا، جس نے ایکسپٹ کیا کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا واقعات کرواتا ہے، مودی کی حما پر، اجیت ڈوال کی حما پر، راجناتھ سنگھ کی حما پر، بھارت کی سیکیورٹی فورسز کی حما پر، ان کی خفیہ ایجنسی را کی حما پر، اس کا ذکر اس اعلامیے میں موجود تھا۔ پھر ریسنٹلی بھارت کی سپورٹڈ جو کچھ ایلیمنٹس ہیں بلوچستان کے اندر، انہوں نے جو جعفر ایکسپریس میں معصوم لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا، اس کا ذکر بھی اس اعلامیے میں تھا، لیکن پہلگام کا جو واقعہ تھا، جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا بھارت کا، اس کا ذکر موجود نہیں تھا۔ راجناتھ سنگھ نے اس اعلامیے کو سائن نہیں کیا، اس وجہ سے وہ اعلامیہ باہر نہیں آیا۔ لیکن یہ وہ رپورٹس ہیں جو پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ بھارتی میڈیا چیخ رہا ہے، بھارتی میڈیا چیخ رہا ہے کہ راجناتھ سنگھ سائن کے بغیر آگے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کتنا بڑا فیلئر ہے بھارت کی ڈپلومیسی کا کہ روس وہاں پر موجود تھا، اور جس وقت راجناتھ سنگھ نے خواجہ آصف کی تقریر کے بعد وہاں پہ جو چیئر کر رہے تھے چائنیز ڈیفنس منسٹر، ان سے کہا کہ میں دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی شٹ اپ کال دی اس کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ یہاں پہ نہیں چلے گا، ایک بار بات کرنی تھی، تم نے اپنا موقف رکھا، اس کے بعد انہوں نے اپنا موقف رکھا۔ پھر اعلامیے کے اوپر، یعنی پہلگام واقعہ اور کلبھوشن یادو کی جو بھارتی حما پر پاکستان میں دہشت گردی ہے، اس میں سے انہوں نے کلبھوشن یادو کو اعلامیے میں رکھا، جعفر ایکسپریس کا واقعہ اعلامیے میں تھا، اور روس بھی سگنیٹری تھا اس کا۔ تو یہ ایک اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھارت کا فیلئر تھا۔ اچھا یہ تو ہو گئے 6 پوائنٹس، اب میں 7واں پوائنٹ آپ کو بتا دوں۔ بھارت نے 59 ممبرز کے ڈیلیگیشنز بھیجے، اور پاکستان نے 1 ڈیلیگیشن بھیجا اپنا اس کے مقابلے میں، لیکن اتنا جو 59 ممبرز کے بھارت کے 7 ڈیلیگیشنز تھے، پاکستان کا 1 ڈیلیگیشن تھا، وہ اتنا مؤثر رہا کہ ان 7 ڈیلیگیشنز پر پاکستان کا وہ 1 ڈیلیگیشن بھاری رہا۔ ہر اعتبار سے دنیا کے جس ملک میں وہ گئے، امریکہ میں گئے، یورپ میں گئے، ان کا جو مقدمہ تھا اس کو دنیا نے سنا، اور اس کے اوپر دنیا نے ساتھ بھارت کے خلاف دنیا نے کہا کہ نہیں، یہ پاکستان بات درست کر رہا ہے، پاکستان کا کیس مضبوط ہے۔ بھارت کو اس میں بھی ناکامی ہوئی، تو یہ 7ویں ناکامی تھی پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی۔ یہ صرف میں ڈپلومیٹک ناکامی کی بات کر رہا ہوں، ملیٹریلی کیا ہوا اگر وہ گنوانے چلیں پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو گھنٹے کی ویڈیو بھی کم ہوگی۔ بہرحال یہ آج کے ویڈیو میں آپ کو ڈپلومیٹک فیلئرز بھارت کے بتانے تھے، اور یہ صرف میں بات نہیں کر رہا جناب، بھارت سے لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں، بھارت میں سین لوگ باتیں کر رہے ہیں، پروین سانی صاحب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹک فیلئرز ہیں۔ کچھ لوگ اب بھارتی میڈیا کے اوپر بھی اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا بات کرنا شروع ہو گیا۔ میں بار بار بات کرتا ہوں، بھارتیوں کو چاہیے کہ اس شخص کو جو مودی ہے، اس کو اور اس کی ٹیم کو اپنے پی ایم او سے نکال باہر پھینکیں،
اگر بھارتی چاہتے ہیں کہ مستقبل قریب کے اندر بھارت میں مزید تباہی نہ ہو، یہ پھر نہ کہیے گا آپ کو بتایا نہیں تھا. یہ ویڈیوز بے شک سنبھال کے رکھ لیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.